Hello students and welcome back to my channel. So today we are going to discuss chapter number 9 of your class 9 science, that is force and laws of motion. So we'll start with your exercises first. So question number 1 is, an object experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. सो सपोज एक ऑब्जेक्ट वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, एक नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. तो क्या ये पॉसिबल होगा उस ऑब्जेक्ट के लिए वो ट्रैवल करे विथ नॉन ज़ीरो वेलोसिटी? सो नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इसका मतलब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहा, दैट इज़ वो ऑब्जेक्ट का एक बैलेंस्ड फोर्स हम बोल सकते हैं ना. बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, जैसे जो अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का हम बात करें वो स्टेशनरी ही रहता है. सिमिलरली जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो मूविंग में ही रहता है. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. इफ़ येस तो आपको रीज़न बोलना है, इफ़ नो देन ऑल्सो आपको एक रीज़न प्रोवाइड करना है. सो नाउ लेट्स लुक एट द आंसर. Yes, even when an object experiences a net zero external unbalanced force, it is possible that the object is traveling with a non zero velocity. This is possible only when the object has been moving with a constant velocity in a particular direction. Then there is no net unbalanced force applied on the body. The object will keep moving with a non zero velocity. To change the state of motion, a net non-zero external unbalanced force must be applied on the object. So according to first law of motion, suppose कोई ऑब्जेक्ट वो पहले से मोशन पे, ओके, सो वो मोशन पे ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो. तब क्या होगा, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा. सिमिलरली सपोज कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा. सो यही चीज़ आपको यहाँ पे बोला गया है दैट येस इट इज़ पॉसिबल. सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन इट विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन एज लॉन्ग एज देयर आर नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट. सो यहाँ पे जैसे आपको देखो तो ऑब्जेक्ट विल कीप मूविंग विद ए नॉन ज़ीरो वेलोसिटी. तो इसका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए नेट नॉन ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स must be applied on the object. Okay, so next is a question number 2. When a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. Explain. So this is a very common phenomena जो आप डेली देखते होगे. सपोज आपके घर पे कारपेट है, जब उसको बीट किया जाता है एक स्टिक के साथ तो क्या होता है, डस्ट बाहर निकलता है. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. So let's look at the answer. Inertia of an object tends to resist any change in its state of rest or state of motion. When a carpet is beaten with a stick, then the carpet comes to motion. But the dust particles try to resist their state of rest. According to Newton's first law of motion, the dust particles stay in a state of rest while the carpet moves. Hence, the dust particles come out of the carpet. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमने क्या रीड किया. जैसे देखो क्या लिखा हुआ है सेकेंड लाइन पे, व्हेन ए कारपेट इज़ बिटन विद ए स्टिक, यानी कारपेट को क्या किया गया, बिट किया गया विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक. तो क्या होता है, कारपेट क्या हो जाता है, मोशन पे आ जाता है. करेक्ट. नाउ हियर कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. जैसे अभी हमने देखा जो कारपेट है, सिंस हमने क्या किया, उसको बिट किया विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक, वो मोशन पे है. But the dust particles remain at rest. So ये क्यों हुआ, ड्यू टू inertia. जो आपको फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ, inertia of an object tends to resist any change. ठीक है, तो क्या हुआ, फाइनली ड्यू टू ग्रेविटी क्या हुआ, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है वो नीचे चले गए. सो आई होप इट्स क्लियर. So next is a question number 3. Why it is advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? नाउ दिस इज़ अगेन ए वेरी कॉमन फेनोमेना जो आप डेली लाइफ पे देखते होगे. बस के रूफ में क्या होता है, जितने भी लगेजेस होता है उनको क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ ए रोप उसको टाई किया जाता है. सो उसके पीछे क्या रीज़न है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. व्हेन द बस एक्सेलरेट एंड मूव्स फॉरवर्ड, it acquires a state of motion. However, the luggage kept on the roof, owing to its inertia, tends to remain in its state of rest. Hence,
With the forward movement of the bus, the luggage tends to remain at its original position and ultimately falls from the roof of the bus. To avoid this, it is advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope. जब भी बस क्या होता है, सपोज लाइक पहले वो रेस्ट पे था, उसके बाद क्या हुआ, वो आगे बढ़ना शुरू हो गया, दैट इज़ इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड. तो क्या हुआ उसमें, इट एक्वायर्स ए स्टेट ऑफ मोशन. हाउएवर देखो, जो लगेज जो रूफ पे रखा जाता है बस का, वो ड्यू टू इनर्शिया वो अपने पोजीशन पे ही इंटैक्ट होना पसंद होता है. बट सपोज लाइक सडन ब्रेक्स लग गया, क्योंकि क्या होता है, ये यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होता है, सो ऐसा टेंडेंसी होता है जो लगेज है वो साइड से ही गिर जाए, एंड दैट इज़ वाई उनको टाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए रोप. So next is a question number 4. A batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows to a stop because 4 point आपको given है first. The batman did not hit the ball hard enough. Velocity is proportional to the force extended on the ball. There is a force on the ball opposing the motion and there is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest. सो ये भी काफ़ी एक कॉमन फेनोमेनन है जो आई होप आप सब ने ऑब्जर्व किया होगा इन डे टू डे लाइफ. सपोज एक बॉल को हिट किया एक बैट्समैन ने, सो आफ्टर कवरिंग लाइक ए शॉर्ट डिस्टेंस जो बॉल है वो रेस्ट पोजीशन पे आ गया फ्रॉम मोशन, दैट इज़ मोशन से रेस्ट पोजीशन पे आ गया. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. यहाँ पे आपको 4 पॉइंट गिवन है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी. ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल विच दैन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड. जैसे एक बॉल जा रहा है, सो आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट बिकॉज देयर इज़ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग इट्स मोशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. Frictional force always acts in the direction opposite to the direction of motion. Hence, this force is responsible for stopping the cricket ball. जब भी एक बॉल सपोज लाइक एक मोशन पे है, तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन कॉज होता है. एंड फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है, हमेशा कैसे एक्ट करता है, ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन. इसलिए ये जो फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्टॉपिंग द क्रिकेट बॉल. सो आई होप इट्स क्लियर. So next is a question number 5. A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 metric tons. So the hint is 1 metric ton equals to 1000 kg. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है. ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी उसका जो इनिशियल वेलोसिटी ट्रक का वो क्या है, ज़ीरो हो गया, राइट. एंड वो धीरे धीरे जा रहा है. ना उसने क्या डिस्टेंस कवर किया है, 400 मीटर डिस्टेंस कवर किया है. टाइम क्या गिवन है आपको, इन 20 सेकेंड. एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट. नाउ लेट्स लुक एट द आंसर. So what you will write, initial velocity of the truck u, that is 0 meter per second, and जो time taken है that is t equals to 20 second. Similarly distance covered कितना है, s equals to 400 meter. सब कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज s equals to ut plus half at square. सिमिलरली आप क्या करोगे, उसका फाइंड आउट कर लोगे, 400 इक्वल्स टू 0 इंटू 20 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 20 स्क्वायर. सो 400 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 200 ए. तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे आपको सिंपली आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया. अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स. सो द फॉर्मूला इज फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. जैसे आपको गिवन है 7 मेट्रिक टन्स, सो 1 में है 1000, तो 7 में क्या होगा, 1000 इंटू 7 दैट इज 7000 इंटू एक्सेलरेशन हमने अभी फाइंड आउट किया 2. सो द आंसर इज 14000 न्यूटन.